जय हिंद। आज बात उसकी जो आपने पूरे सप्ताह भर पढ़ा है, मतलब रिवीजन की आज बात होने वाली है। एक तरीके से जो बच्चे पूरे सप्ताह भर मेहनत से पढ़े हैं वो अपना टेस्ट करेंगे कि सर कौन कौन से पॉइंट मुझे याद नहीं है, थोड़े भूले हुए हैं। कुछ यहां पर पॉइंट आपको नए भी देखने के लिए मिलेंगे, और जिन बच्चों ने सप्ताह भर क्लासें नहीं ली हैं, किसी कारण से मिस हो गई हैं, तो उनके लिए भी काफी हेल्पफुल रहने वाला है। लेकिन ये रिवीजन क्लास है, इसको बहुत ही कम, बहुत ही छोटी ड्यूरेशन में हम रखेंगे, तो ताकि आप जब भी एग्जाम हो आपका बार बार आप इसका रिवीजन कर पाएं, क्योंकि जो वीकली है वही आप एग्जाम में रिवाइज कर पाएंगे। इसीलिए इसका समय भी थोड़ा कम रखा जाएगा, राइट। तो कोई बच्चा गुस्सा नहीं होगा कि सर आप यहां पर डिस्क्राइब क्यों नहीं कर रहे हो, यहां पर डिस्क्रिप्शन बहुत ही कम होगा, लगभग ना के बराबर। सिर्फ यहां पर सवाल मैं आपसे पूछूंगा, आपको उत्तर बताने रहेंगे, राइट। अब देखते हैं सवाल पहला। और देखिए, जब भी आप इस क्लास को देख रहे हैं तो आप रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देखेंगे। आपके सामने एक ऑप्शन होगा वीडियो को रोकने का। जब भी सवाल आपके सामने आएगा आपको रोकना है, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है, और लास्ट में किसके कितने प्रश्न सही हैं वो भी मुझे बताना है, राइट। इसमें कोई यहां पर काम चोरी नहीं चलेगी, क्योंकि सप्ताह भर आपने बहुत ही मेहनत से पढ़ाई करी है, तो लास्ट में भी आपको उसी मेहनत के साथ आंसर लिखना चाहिए, राइट। अब सबसे बात नेशनल इवेंट्स, कौन कौन हमारे राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित विषय रहे हैं उनके बारे में आइए देखते हैं। सबसे पहला बिंदु जो राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है कि हमारे यहां पर पहली सोलर सिटी बन गई है। कौन सी? सांची। सांची कहां है? मध्य प्रदेश में है। अब बताइए सवाल एग्जामिनेशन में कैसे आएगा, आपके सामने इस प्रकार से आएगा, विच इज द फर्स्ट सोलर सिटी ऑफ इंडिया। भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी है? खजुराहो, सांची, भीमबेटका, मऊगंज। तो ये ऑप्शन रहेंगे आपके सामने। कोई और भी ऑप्शन आ सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में, तो गुस्सा नहीं होना है कि सर आपने तो कुछ और ही ऑप्शन में बताया था। आंसर वही होगा। आंसर इसका क्या होने वाला है? तो उम्मीद है कि आप सभी ने कमेंट बॉक्स में भी लिख दिया होगा। 1 का होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, मतलब सांची होने वाला है इसका सही आंसर। क्या होने वाला है? ऑप्शन बी, सांची। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखिए, पॉइंट्स के बारे में यहां पर डिस्कस मैं नहीं करूंगा, लेकिन जिन बच्चों ने सप्ताह भर क्लास नहीं ली है, पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। यहां पर सिर्फ और सिर्फ फोकस रहेगा आपको सारी चीजें एक बार रिकॉल कराना। दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल भारत में बन चुका है, और किस मिशन के तहत बना था? तो आप बोलेंगे प्रोजेक्ट भीष्म के तहत यह बना हुआ था। लगभग 900 लोगों को, लगभग 200 लोगों को यहां पर इसके तहत इलाज दिया जा सकता है 48 घंटे के अंदर। आपदा अस्पताल भी आप इसे मान सकते हैं। सवाल किस तरीके से आएगा आपके एग्जामिनेशन में कि दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल किस स्थान में बना है? इन विच प्लेस वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल बिल्ट? फिजी, इंडिया, सिंगापुर, जापान। उत्तर क्या होगा? तो आपके लिए बड़ा ही आसान सवाल, भारत अर्थात इंडिया, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट, अब देखिए यहां पर अभी अभी दिल्ली पर राजघाट के पास एक गांधी जी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा का भी अनावरण किया गया, साथ में गांधी वाटिका का भी अनावरण किया गया। किसके द्वारा? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। और यहां पर वीके सक्सेना जी जो कि दिल्ली के एलजी हैं, उपराज्यपाल हैं, वो भी उपस्थित थे। सवाल किस तरीके से आएगा? किस स्थान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा का और गांधी वाटिका का अनावरण किया है? एट विच प्लेस डिड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अनवील्ड 12 फीट टॉल स्टैच्यू ऑफ फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी एंड गांधी वाटिका? न्यू दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या कोलकाता होने वाला इसका सही उत्तर। तो मैंने बोला है राजघाट। राजघाट कहां पर है आपको पता ही है, नई दिल्ली पर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर, राइट। लगा दिए हैं ना? कमेंट बॉक्स में भी लिख दिया होगा आपने, यही मैं उम्मीद कर रहा हूं। अब यहां पर कुछ पॉइंट्स डायरेक्ट हम बात करेंगे, सवाल जवाब के माध्यम से नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी अभी जो ट्विटर था, जिसके पहला नाम और अब जो है एक्स, मीडिया एक्स, उस पर एक पोस्ट किया और उसके माध्यम से बताया कि जो हमारे यहां का सबसे बड़ा स्वदेश निर्मित एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है काकरापार, जो कि स्थित है कहां पर? गुजरात में। कहां पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। तो इसने काम करना शुरू कर दिया है। काकरापार 700 मेगावाट। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ऑलराइट, नेक्स्ट।
अब यहां पर बात की जाएगी कुछ अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, इंटरनेशनल न्यूज क्या क्या रही है खास, आइए देखते हैं। इनका नाम हो जाता है सैम एल्टमैन। ये है ओपन एआई जिसके द्वारा चैट जीपीटी को बनाया गया, उसके सीईओ हैं। इनको इंडोनेशिया जो कि एक देश हो जाता है उसके द्वारा गोल्डन वीजा प्रदान किया गया है। गोल्डन वीजा इनको मिला है, मतलब वरीयता आदि इनको प्राप्त होगी जब भी ये इस देश पर जाएंगे। वीजा चेकिंग आदि में इनको वरीयता प्रदान की जाएगी। और ये गोल्डन वीजा इसको इसलिए प्रदान किया गया है इनको क्योंकि कई सारी निवेश की परियोजनाएं ये चला सकते हैं इंडोनेशिया में, इसीलिए यहां पर इनको गोल्डन वीजा प्रदान किया गया है। राइट। किस देश ने ओपन एआई के सैम एल्टमैन को अपना पहला गोल्डन वीजा दिया है? विच कंट्री गेव इट्स फर्स्ट गोल्डन वीजा टू ओपन एआई सीईओ एल्टमैन? भारत, यूएई, इंडोनेशिया, फ्रांस। तो क्या होने वाला है इसका उत्तर? तो देखिए अभी अभी हमने पढ़ा है तो यहां पर उत्तर भी काफी ज्यादा आसान है, इंडोनेशिया हो जाता है। और जहां पर भी पहला आता है, फर्स्ट आता है, अपना पहला, राइट, फर्स्ट, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब यहां पर एक सबसे बड़ा आप बोल सकते हैं मंदिर, हिंदू धर्म का मंदिर कहां पर खुला था? जर्मनी में खुला था। कौन से भगवान को समर्पित है ये आपको बताना है। जर्मनी का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर किस भगवान को समर्पित है? जर्मनीज लार्जेस्ट हिंदू टेंपल इज डेडिकेटेड टू विच गॉड? जर्मनी के बर्लिन जो कि राजधानी है जर्मनी की, वहां पर खुला है। यह भगवान गणेश को समर्पित है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भगवान शिव जी को नहीं, भगवान विष्णु जी को नहीं, भगवान राम जी को नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां पर बात की जाएगी स्पोर्ट्स सेक्शन, जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सेक्शन हो जाता है। सवाल यहां पर देखते हैं, क्या क्या पॉइंट्स यहां पर देखते हैं। तो एक फुटबॉल की बहुत ही चर्चित, बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध प्रतियोगिता जिसका नाम है ड्यूरेंड, वो आयोजित हुई और उसको जीत लिया है मोहन बागान सुपर जायंट्स क्लब ने। राइट। तो डायरेक्ट आपके एग्जाम में यही सवाल आएगा कि बता दीजिए ड्यूरेंड कप जो हुआ है 132वां 132nd एडिशन, तो इसको किसने जीता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, बांग्लादेश आर्मी, ईस्ट बंगाल, मोहन बागान एसजी या पंजाब एफसी फुटबॉल क्लब। विच टीम हैज वॉन द ड्यूरेंड कप 2023 टाइटल? आंसर क्या होने वाला है? ईस्ट बंगाल को हराया है मोहन बागान ने। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको पढ़ी पढ़ी लग रही होंगी, पहले आपने इनके बारे में देखा हुआ है, तो यहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, यही मैं आशा कर रहा हूं। इनका नाम क्या हो जाता है? दिव्या देशमुख इनका नाम हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इन्होंने टाटा स्टील चेस इंडिया रैपिड टूर्नामेंट में जीत हासिल करी है। तस्वीर देख लीजिए, चेस से संबंधित है। डायरेक्ट आपसे ऐसा आ सकता है कि दिव्या देशमुख का संबंध किस खेल से है, तो भी उत्तर आपको आना चाहिए। यहां पर सवाल पूछा जा रहा है, टाटा स्टील चेस इंडिया रैपिड टूर्नामेंट का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? विच प्लेयर हैज वॉन द टाइटल ऑफ टाटा स्पीड चेस इंडिया रैपिड टूर्नामेंट? दिव्या देशमुख, डी गुकेश, आर प्रज्ञानंदा, विश्वनाथ आनंद। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 होने वाला है। राइट। डी गुकेश, आर प्रज्ञानंद, विश्वनाथ आनंद, सबके बारे में आपने सुना ही होगा। विश्वनाथ आनंद पहले ग्रैंड मास्टर हैं चेस के भारत के। आर प्रज्ञानंदा कौन है? जो अभी अभी वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में शामिल हुए थे, तो वही हो जाते हैं आर प्रज्ञानंदा। डी गुकेश ने अभी अभी चेस रैंकिंग में विश्वनाथ आनंद को भी पीछे छोड़ दिया और भारत में पहले स्थान पर आ चुके हैं डी गुकेश। सभी का संबंध हो जाता है चेस से। एक खिलाड़ी है जिनका नाम है मैक्स वर्स्टैपेन, बेल्जियम देश के हैं। इन्होंने हाल ही में अपना लगातार 10वां F1 फॉर्मूला 1 रेसिंग जीत ली है, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा चर्चा पे आ गए हैं। अभी अभी कौन सी जीती है? इटालियन ओपन इन्होंने जीती है, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने जीती है। सिर्फ 2 कौन कौन सी? सऊदी अरेबिया और अजरबैजान, ये जीती है सर्जियो पेरेज ने। इसके अलावा जितनी भी हुई है इस साल सभी जीती है मैक्स वर्स्टैपेन ने। डायरेक्ट आपको याद रखना है, कोई दिमाग ही इसमें नहीं लगाना है, रेडबुल के ड्राइवर हैं। सवाल आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, हु हैज वॉन द इटालियन ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1 कार रेसिंग कॉम्पिटिशन? इटालियन ग्रैंड प्री फॉर्मूला 1 कार रेसिंग प्रतियोगिता किसने जीती है? सर्जियो पेरेज, लुइस हैमिल्टन या नारायण कार्तिकेयन, मैक्स वर्स्टैपेन? उम्मीद है कि सभी बच्चों को आंसर बिल्कुल क्लियर होगा। 8वें का आंसर होने वाला है सी।
आंसर आप किस तरीके से लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, इसी तरीके से पहले आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है, फिर आंसर का नाम लिखना है ए बी सी या डी, राइट। शर्माना नहीं है कि अगर मेरा गलत हो जाता है तो कोई पढ़ेगा तो क्या सोचेगा। अभी यहां पर सभी सीख रहे हैं, कोई सेलेक्टेड स्टूडेंट यहां पर पढ़ नहीं रहा है, राइट। तो इन चीजों के बारे में आप कोई दिक्कत मत लीजिए, आपको सिर्फ अपने सिलेक्शन से मतलब होना चाहिए, किसी से शर्माने की जरूरत नहीं है। यहां पर बात की जा रही है 19वीं एशियन गेम्स के बारे में। 19वां एशियन गेम कहां होने वाला है? होंगहोउ चीन में होगा, राइट। सितंबर 21 कहीं पर लिखा हुआ है 23 और सितंबर से स्टार्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना है कि सितंबर में होने वाला है, एशियन गेम होने वाला है, होंगझोउ चीन में होने वाला है, 19वां एडिशन होने वाला है। नेक्स्ट, अब यहां पर बात की जा रही है अभी अभी केरला के द्वारा 2024 में जायद चैरिटी मैराथन का आयोजन किया जाएगा और यह इसका फर्स्ट एडिशन होने वाला है, जायद चैरिटी मैराथन 2024। और यह मुख्य रूप से एक सांस्कृतिक आयोजन होने वाला है। केरल और जो सऊदी अरब पर जो लोग रहते, माफ कीजिएगा, जो संयुक्त अरब अमीरात यूएई पे जो केरला से संबंधित लोग रहते हैं उनके बीच का, राइट। तो ये भी आप याद रखेंगे, भारतीय समुदाय के बीच यहां पर एक प्रतीक होने वाला है यह, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, अब यहां पर बात की जा रही है कुछ महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट के बारे में, कुछ नियुक्तियों के बारे में बात हम करने वाले हैं। कौन सी नियुक्तियां हैं आइए देखिए। ये कौन हो जाते हैं? इनका नाम हो जाता है थर्मन षणमुगरत्नम, थर्मन षणमुगरत्नम। और ये अभी अभी अपॉइंट हुए हैं किस देश के राष्ट्रपति के रूप में? सिंगापुर के राष्ट्रपति के रूप में ये अपॉइंट हुए हैं। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये भारतीय मूल के ही हो जाते हैं, इंडियन ओरिजिन, अर्थशास्त्री हो जाते हैं, मतलब इकोनॉमिस्ट हो जाते हैं। नाम थर्मन षणमुगरत्नम, राइट। अब सवाल आपसे डायरेक्ट आ सकता है कि भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थर्मन षणमुगरत्नम किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? इंडियन ओरिजिन इकोनॉमिस्ट थर्मन षणमुगरत्नम has been elected as the president of which country? इजराइल, सिंगापुर, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान। 5 ऑप्शन आपके सामने, तो गुस्सा नहीं होना है कि सर हमेशा हमारे एग्जामिनेशन में 4 ही ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। तो देखिए, खुश हो जाइए, आपके सामने 5 ऑप्शन में लेकर आ गया हूं, राइट। आंसर क्या? आंसर तो एक ही होने वाला है, ऑप्शन बी, मतलब सिंगापुर ही होने वाला है। अब जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे कि यहां पर प्रेसिडेंट की बात की जा रही है, राष्ट्रपति की बात की जा रही है, तो भारत के राष्ट्रपति कौन है अभी पहले ये भी बता दीजिए। इजराइल के, श्रीलंका के, बांग्लादेश, पाकिस्तान, सभी के राष्ट्रपति का नाम बता दीजिए। अगर आपने क्लास देखी है तो मैंने हर एक नाम के बारे में आपको डिटेल में लिख कर बताया था। एक और नाम, क्या नाम हो जाता है? जया वर्मा सिन्हा, आज तक के इतिहास में रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, यह भी आपको पता होना चाहिए। पहली महिला है, अध्यक्ष है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? who has become the first woman chairman of railway board? क्या होगा आंसर? जया वर्मा सिन्हा, माधवीपुरी बुश, पीटी उषा, द्रौपदी मुर्मू। आंसर इसका वही है, ऑप्शन नंबर 1, जया वर्मा सिन्हा। ये हर नाम कहीं ना कहीं से प्रथम से संबंधित है, महिलाओं से संबंधित है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। आप गूगल में सर्च कर लेंगे, सभी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। द्रौपदी मुर्मू जी भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति। पीटी उषा जी यहां पर IOA, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष। माधवीपुरी बुच, सेबी, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष। ये कौन है? माधवीपुरी बुच, आपको ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट, इनका नाम क्या है? आर माधवन। रॉकेटरी मूवी देखी है ना? बिल्कुल, ये उसी में एक्टर की भूमिका भी निभाए थे, डायरेक्टर की भूमिका भी निभाए थे, और इनको अभी अभी अपॉइंट कर लिया गया है FTII, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में, प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट कर लिया गया है, राइट। आर माधवन इनका नाम हो जाता है। सवाल किस तरीके से आएगा? इस तरीके से आएगा कि बता दीजिए FTII, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the chairman of Film and Television Institute of India?
आर माधवन, अजीत आगरकर, प्रकाश श्रीवास्तव, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, हर एक नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव कौन? अभी अभी एनजीटी के चेयरमैन के रूप में, अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट हुए हैं। प्रकाश श्रीवास्तव कौन? प्रकाश श्रीवास्तव का संबंध हो जाता है एनजीटी से, माफ कीजिएगा। और प्रवीण कुमार श्रीवास्तव कौन हो जाते हैं? सीवीसी, चीफ विजिलेंस कमिश्नर हो जाते हैं। अजीत आगरकर इंडियन टीम के, इंडियन क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर के रूप में अपॉइंट हुए हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आया? उम्मीद है कि पहले आपने इस सवाल के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा। ये कोई भी पॉइंट आपको नया नया सा नहीं लगेगा। इनका नाम क्या हो जाता है? तो आप बोलेंगे इनका नाम हो जाता है वसुधा गुप्ता जी। ये इंपॉर्टेंट क्यों हो गई हैं? क्योंकि इनको आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक, प्रधान महानिदेशक के रूप में अपॉइंट कर दिया गया है, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल के रूप में अपॉइंट कर दिया गया है ऑल इंडिया रेडियो और न्यूज सर्विस डिवीजन के लिए, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, सवाल किस तरीके से आएगा? आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग की प्रधान महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? Who has assumed to charge of principal director general of all India radio of news service division? क्या आंसर होगा? वसुधा गुप्ता या दिव्या देशमुख या रवनीत कौर या माधवीपुरी बुच? आंसर ऑप्शन नंबर 1 वसुधा गुप्ता, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर अभी अभी एक अपॉइंटमेंट हुई है और अभी अभी एक रिजाइन हुआ है। कोई जाएगा तब ना कोई नया आएगा, बिल्कुल। उदय कोटक जी ने केएमबी मतलब कोटक महिंद्रा बैंक के चीफ के रूप में इन्होंने रिजाइन दे दिया है। तो यहां पर अंतरिम एमडी और सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया है दीपक गुप्ता जी को और इसका अप्रूवल मिल गया है आरबीआई से। तो इस कारण से ये न्यूज चर्चा पे रही है, राइट। अब बात कुछ निधन के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण यहां पर ऑब्ituaries हुई हैं, उनके बारे में अब देख लेते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हो जाएंगे। यहां पर 2 नाम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, मालिनी राजूरकर जिनका हाल ही में निधन हो गया है। डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा इनका संबंध किस क्षेत्र से था? एक खिलाड़ी थी, पत्रकार थी, एक अभिनेता थी या एक गायिका थी? तो आप बोलेंगे एक शास्त्रीय गायिका हो जाती हैं, राइट। 82 वर्ष की उम्र पे इनका निधन हुआ है। तस्वीर भी आप देख सकते हैं, गूगल में सर्च करके भी आप तस्वीरें देख सकते हैं। यहां पर मैं तस्वीर इसीलिए दिखा रहा हूं क्योंकि आपको हर जगह काले काले अक्षर ही देखने के लिए मिलते हैं। तो कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिसको आप याद रख सकें, मन में सोच सकें, राइट। इन व्यक्ति को आपने कई सारी मूवीज में देखा होगा, राइट। अगर आप तमिल मूवीज का शौक रखते हैं तो इनको आपने जरूर ही देखा होगा। अभी अभी एक विक्रम मूवी आई थी, उसमें भी इन्होंने अच्छी भूमिका निभाई है, राइट। इनका नाम क्या हो जाता है? आर.एस. शिवाजी इनका नाम हो जाता है। एक तमिल एक्टर और कॉमेडियन हो जाते हैं। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है 66 वर्ष की उम्र पर, राइट। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब बात साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बात अब होने वाली है, विज्ञान व प्रौद्योगिकी से बात होने वाली है। आदित्य L1 मिशन को अभी अभी किया गया है लॉन्च, राइट। इसके बारे में एक स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो आ चुका है इसरो का। तो उम्मीद मैं करता हूं उसको आप जाकर देख लेंगे। जितना भी आपके मन में डाउट है इसरो से रिलेटेड, वो पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। किससे लॉन्च किया गया है आदित्य L1 को? तो आप बोलेंगे PSLV C57 से इसको किया गया है लॉन्च, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले सौर वेधशाला मिशन आदित्य L1 को किस उपग्रह प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया है? तारीख आप बताइए, किस डेट को किया गया था लॉन्च, राइट। क्योंकि वहां पर मैंने पूरी चीजें बताई हुई हैं इसरो वाले वीडियो में। इंडियाज फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन आदित्य L1 हैज बीन लॉन्च्ड फ्रॉम विच सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल? PSLV C11, PSLV C25, Mark 3, GSLV Mark 3 जिसका अब नाम LVM-3 हो गया है, जिसका अब नाम LVM-3 रख दिया गया है। PSLV 57, PSLV C57 ही इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। डेट बताइए कमेंट बॉक्स में। अब यहां पर प्रज्ञान रोवर ने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, ऐसा यहां पर न्यूज में आया था। और यहां पर कुल मिलाकर बात की जा रही है चंद्रयान 3 के बारे में। किसके बारे में? चंद्रयान
थर्ड के बारे में बात की जा रही है। तो इसके बारे में भी आपको उसी इसरो के वीडियो में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि कब ये लॉन्च हुआ था, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, कौन सा लॉन्चिंग व्हीकल था, राइट। जिस पॉइंट में जाता है उस पॉइंट को शिव शक्ति पॉइंट बोला जाता है, और चंद्रयान 2 जिस पॉइंट पर वहां की छाप है चंद्रयान 2 की, उसको तिरंगा पॉइंट कर दिया है। तो ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। तो यहां पर डिटेल बातें अब इस बारे में नहीं की जाएंगी, राइट, क्योंकि पहले इनके बारे में बहुत बातें हो चुकी हैं। चंद्रयान 3 का लैंडिंग स्थल कौन सा घोषित किया गया है? व्हाट इज द नेम ऑफ चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट डिक्लेयर्ड? तिरंगा पॉइंट, शिव शक्ति पॉइंट, या भारत पॉइंट, या विक्रम पॉइंट? उत्तर क्या होगा? अभी अभी मैंने बताया चंद्रयान 3 जहां पर लैंड हुआ है उसका नाम रखा गया है शिव शक्ति पॉइंट। रोवर क्या है? प्रज्ञान। लैंडर क्या है? विक्रम, राइट। विक्रम क्या है? लैंडर है। रोवर है प्रज्ञान। नेक्स्ट पॉइंट, जापान ने भी अपना चंद्रमा पर लैंड होने वाला मिशन लॉन्च कर दिया है, उसका नाम क्या है? मून स्नाइपर, राइट। और अभी अभी उसने भी लॉन्च किया था लूना 25। लूना 25 किसने लॉन्च किया था? रशिया ने लॉन्च किया था, जो कि असफल रहा था, राइट। और यहां पर जापान ने लॉन्च किया है मून स्नाइपर। डायरेक्ट पूछा जाएगा, और अगर जापान सफल हो जाता है तो चंद्रमा की धरती पर पहुंचने वाला 5वां देश बन जाएगा जापान। सवाल किस तरीके से आएगा? इस तरीके से आएगा, मून स्नाइपर लूनर लैंडर का संबंध किस देश से है? मून स्नाइपर लूनर लैंडर इज रिलेटेड टू विच कंट्री? रशिया, चीन, या होने वाला है जापान, या इंडिया? इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो सभी को पता है, अभी अभी हमने बात की है, जापान होने वाला है। और जापान और इंडिया एक साथ में मिलकर चंद्रयान 4 जिसको बोला जा रहा है लूपेक्स पर भी काम कर रहे हैं। लूपेक्स पर भी काम कर रहे हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां पर इंडेक्स एंड रिपोर्ट के बारे में सवाल आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अभी अभी हमने देखा स्वच्छ वायु दिवस मनाया गया 7 सितंबर को, और वहां पर जो हमारे पर्यावरण मंत्री हैं, कौन से मिनिस्टर हैं ये? मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो इन्होंने रैंकिंग्स जारी की है, सर्वेक्षण जारी किया है, और उसके तहत इंदौर पहले स्थान पर आ चुका है 10 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन वाले स्थानों पर, राइट। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा प्राण पोर्टल की भी इन्होंने शुरुआत की थी, प्राण पोर्टल की भी इन्होंने शुरुआत की थी। और इस दिन की थीम क्या थी? टुगेदर फॉर क्लीन एयर, राइट। स्वच्छ वायु दिवस 2023 मनाया गया था, 7 सितंबर को मनाया गया था। अब आगे बढ़ते हैं, सवाल किस तरीके से आएगा? वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए प्राण पोर्टल की शुरुआत किसने की है? देखिए, रैंकिंग मैंने आपको पहले ही बता दी है। रैंकिंग यहां पर जारी की गई है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023, राइट। कहां से? भोपाल, मध्य प्रदेश से ये रैंकिंग जारी की गई थी। पहले स्थान पर कौन? 10 लाख से ज्यादा की जनसंख्या पर इंदौर। 3 से 10 लाख में अमरावती भी आपको देखने के लिए मिलेगा, राइट। नेक्स्ट सवाल का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। अगला सवाल, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन सा शहर पहले स्थान में रहा है? विच सिटी हैज स्टूड फर्स्ट इन द क्लीन एयर सर्वे 2023? आंसर क्या? इंदौर, आगरा, ठाणे, चेन्नई? आंसर एक ही है, ऑप्शन नंबर 1 इंदौर। चाहे क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया की बात करी जाए, चाहे बात करी जाए सिटी जिसने पहला ग्रीन बॉन्ड इशू किया है, इंदौर ही होगा आंसर। नेक्स्ट, अब यहां पर इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करी जाएगी जो आपने सितंबर में देखी हैं महत्वपूर्ण अब तक, राइट। कौन कौन सी डेट्स हैं? टीचर्स डे हमने मनाया है, कब? 5 सितंबर को मनाया जाता है, किसके सम्मान में? तो पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के सम्मान में, राइट। अब यहां पर देखिए क्या क्या बातें निकल कर आ रही हैं। पोषण सप्ताह हमने मनाया है 1 से 7 सितंबर। इसके अलावा 5 सितंबर को टीचर्स डे हमने मनाया है। इसके अलावा 8 सितंबर को वर्ल्ड लिटरेसी डे। इसके आगे के जो भी दिवस हैं आप पढ़ लेंगे, और आगे जैसे जैसे डेट बढ़ती जाएगी हम इनके बारे में भी देखते जाएंगे। आज बात हो रही है 1 से 9 तक की, तो 9 तक की बातें ही हमने आपसे डिस्कस की। नेक्स्ट पॉइंट, यहां पर सवाल किस तरीके से आएगा? शिक्षक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑन विच डेट इज टीचर्स डे सेलिब्रेटेड? तो आंसर क्या होगा? 5 सितंबर, 10 जनवरी, 14 नवंबर, या होने वाला है 2 अक्टूबर। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर राइट। नेक्स्ट,
अब यहां पर अभी अभी पश्चिम बंगाल की जो विधानसभा है, जो सरकार है, उसने ये बोला है कि जो 15 अप्रैल की तारीख होती है, कौन सी 15 अप्रैल की जो तारीख होती है, उसको हम पोइला बैसाख के रूप में मनाएंगे। तो पोइल बैसाख देखकर ऐसा कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि सर पंजाब से इसका संबंध होगा, जी नहीं, इसका संबंध कहां से है, डायरेक्ट बंगाली नववर्ष के रूप में आप इसको मनाएंगे, इसलिए आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हो गया है। कब मनाया जाएगा, 15 अप्रैल को मनाया जाएगा, पश्चिम बंगाल में मनाया जाएगा, बंगाली नववर्ष होता है, पोइला बैसाख इसका नाम है। तो आपको ये चीजें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अब डिफेंस के बारे में न्यूज है, रक्षा क्षेत्र से क्या क्या समाचार निकल कर आ रहा है, तो इनका नाम हो जाता है अरुण कुमार सिन्हा जी, जिनका हाल ही में 61 वर्ष की उम्र पर निधन हो गया है, और ये एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के अध्यक्ष थे, डायरेक्टर थे, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। राइट, सवाल किस तरीके से आएगा आपके एग्जाम में, देखिए ये भी निधन से ही सवाल था, लेकिन यहां पर मैंने इसको रखा है क्योंकि ये व्यक्ति हमारे देश की सुरक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, डिफेंस सेक्टर के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थे। राइट, सवाल के पहले ये सारी चीजें जिनके बारे में हम बात कर चुके हैं, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारत में केवल एसपीजी कवर प्रदान किया जाएगा? Who among the following will be only be provided with SPG cover in India? गृह मंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री। सवाल आपसे कई बार पूछा जा चुका है, क्लास में भी और एग्जाम में भी, तो आपको पता होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को यह सर्विस अब प्रोवाइड की जा रही है। पहले जब बनाया गया था तो कई और भी पदाधिकारियों को, जैसे राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्रियों को प्रदान की जा रही थी इसकी सुरक्षा, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री को ही प्रोवाइड की जाती है एसपीजी कवर। 2019 में संशोधन हुआ था, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार, पहले यह थल सेना का भी आयोजित हो चुका है, वायुसेना का भी आयोजित हो चुका है। राइट, और अब ये नेवल मतलब नेवी का आयोजित हो रहा है। आईएनएस सुमेधा भारत की तरफ से इसमें शामिल होगा। कहां पर शामिल होगा? इजिप्ट में शामिल होगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। राइट, 34 और देश हैं जो कि इसमें शामिल होने वाले हैं। लार्जेस्ट इवेंट होने वाला है, मिलिट्री एक्सरसाइज होने वाला है मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका रीजन का। ओके, नाम क्या? एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2023। आईएनएस सुमेधा शामिल होगा, इजिप्ट में यह होने वाला है। अगला पॉइंट, सवाल किस तरीके से आएगा? इस तरीके से आएगा, बहुपक्षीय अभ्यास एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 का आयोजन किस देश में किया गया है? आपको बताना है इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री? इंडिया, रशिया, इजिप्ट, साउथ अफ्रीका। हमने बात की है, इजिप्ट होगा इसका आंसर, ऑप्शन सी होने वाला है बिल्कुल सही उत्तर। कोई समस्या तो नहीं आ रही है ना समझने में? क्योंकि यहां जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं क्लास, पूरे सप्ताह भर बोल रहे हैं, नहीं आ पाए हैं किसी भी कारण से इस क्लास में, या तो आराम के कारण नहीं आ पाए हैं, या तो पढ़ने का मन नहीं किया इस कारण से नहीं आ पाए हैं, या तो किसी अन्य काम में बिजी थे इस कारण से नहीं आ पाए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहां पर हर चीज मिलेगी, पूरा लिखा हुआ भी मिलेगा पीडीएफ में, आप अच्छे से पढ़कर रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन चूंकि यह रिविजन क्लास है, रिवीजन सेशन को बहुत छोटा रखना है, इसलिए यहां पर हर एक पॉइंट के बारे में डिटेल में बात बिल्कुल नहीं की जा सकती है। राइट, सवाल देखिए, सितंबर 2023 में मिस्र में आयोजित होने वाला एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2023 में भारत का कौन सा नेवल शिप शामिल हुआ है? विच नेवल शिप ऑफ इंडिया पार्टिसिपेटेड इन एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 टू बी हेल्ड इन इजिप्ट इन सितंबर 23? आईएनएस सुमेधा, महेंद्रगिरी, विक्रांत या आईएनएस वागीर? उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर 1, आईएनएस सुमेधा। नेक्स्ट, अब देखिए यहां पर अभी अभी ये ड्रोन शक्ति, भारत ड्रोन शक्ति। देखिए ड्रोन जो है अब कई सारे क्षेत्रों में हमारी सहायता कर रहे हैं, चाहे डिफेंस सेक्टर हो, चाहे सामान्य नागरिकों वाला क्षेत्र हो, जैसे दवाइयां पहुंचाना, कृषि कार्य, इनमें भी सहायता कर रहे हैं। कौन? ड्रोन। अक्सर आपने शादियों में देखा होगा फोटो खींचते हुए ड्रोन को, है ना? तो उसी ड्रोन की यहां पर बात की जा रही है। इसके लिए एक आयोजन हुआ है,
तो कहां पर हुआ है आपको यह बताना है। तो हुआ है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में भी कहां, तो हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर इसका आयोजन हुआ है। कब से कब, 25 से 26 सितंबर पर इसका आयोजन होने वाला है। तो आपको यह याद रखना है कि आगे प्रस्तावित है। नेक्स्ट पॉइंट, यहां से सवाल किस तरीके से आएगा, सवाल आएगा इस प्रकार से, वायुसेना और भारतीय ड्रोन संघ इन दोनों के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। किस स्थान पे इसका आयोजन होगा, भारत ड्रोन शक्ति 23 तो होने वाला है आयोजन, आपको बताना है। एयरफोर्स एंड इंडियन रोड एसोसिएशन विल को होस्ट भारत ड्रोन शक्ति 23 इन विच प्लेस, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में, गुजरात में या मध्य प्रदेश में इसका आयोजन होगा। आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए उत्तर, सही उत्तर क्या है इसका, उत्तर प्रदेश। कहां पर, हिंडन एयरफोर्स स्टेशन। नेक्स्ट, नौसेना कमांडर्स का दूसरा सम्मेलन नई दिल्ली में, पहला सम्मेलन आईएनएस विक्रांत के ऊपर हुआ था, राइट। नौसेना कमांडरों के सम्मेलन का दूसरा संस्करण किस स्थान में शुरू हुआ है, इन विच प्लेस डिड द सेकेंड एडिशन ऑफ नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस बिगन। आपको बताना है कि अहमदाबाद, गांधीनगर, दिल्ली या मुंबई कहां पर हुआ है। तो आप बोलेंगे दूसरा संस्करण तो हुआ है नई दिल्ली में, राइट। पहला संस्करण मार्च में हुआ था, यह भी आपको पता होना चाहिए। अब ये कुछ हमारे सेना के प्रमुख हैं, जैसे एयरफोर्स चीफ वी.आर. चौधरी, नौसेना प्रमुख आर हरि कुमार, आर्मी प्रमुख कौन है, मनोज पांडे इनका नाम है, सीडीएस वर्तमान में कौन है, इनका नाम अनिल चौहान जी। नेक्स्ट, यहां पर आपको पता होना चाहिए इंद्रजाल, डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि इंद्रजाल क्या हो जाता है, तो आपको यह मालूम होना चाहिए, वर्ल्ड्स फर्स्ट AI पावर्ड एंटी ड्रोन सिस्टम हो जाता है इंद्रजाल, राइट। एंटी ड्रोन सिस्टम मतलब जो ड्रोन है उन्हीं से रक्षा करेगा हमारे प्यारे भारत देश की। यहां पर इसका नाम क्या हो जाएगा, इंद्रजाल हो जाएगा। किसके द्वारा बनाया गया है, ग्रेन एक रोबोटिक्स कंपनी हो जाती है, उसके द्वारा बनाया गया है, हैदराबाद स्थित यह कंपनी है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोजेक्ट 17 जिसके तहत बहुत सारे नेवल शिप बने हैं और उसी के तहत 7वां नेवल शिप अब कमीशन हो चुका है, महेंद्रगिरी जिसका नाम है। 7 के नाम यहां पर लिखे हुए हैं, जैसे नीलगिरी हो गया, हिमगिरी हो गया, उदयगिरी, धूनगिरी, तारागिरी, विंध्यगिरी और महेंद्रगिरी। ये सारे नाम आप नोट रख सकते हैं। नाम भी देख लीजिए, तस्वीर भी देख लीजिए, महेंद्रगिरी इसका नाम हो जाता है। इस प्रकार से जब चलता है समंदर पे तो इस प्रकार से कुछ लगता है। तस्वीर ध्यान से देखते रहिएगा। तस्वीरें मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में तस्वीरें आती रहें, राइट। तस्वीरें जल्दी आपको याद होती हैं, अक्षर याद करने में, वर्ड्स याद करने में थोड़ा समय लगता है, इसीलिए यहां पर सहायता ली गई है इमेज की, तस्वीरों की, राइट। अब बात की जाएगी समिट्स की, सम्मेलन की। कौन कौन से इंपॉर्टेंट समिट सम्मेलन हो रहे हैं हमारे आसपास। तो सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट 2023 में अध्यक्षता कर रहा है G20 की, 18वां G20 हो जाता है 2023 में, जिसका आयोजन किया जा रहा है। कहां पर किया जा रहा है, इंडिया में किया जा रहा है और न्यू दिल्ली में अभी इसका शिखर सम्मेलन होने वाला है, राइट। यहां पर 28 फीट ऊंची एक नटराज की प्रतिमा, नटराज मतलब भगवान शिव का एक रूप हो जाता है, राइट। तो 28 फीट, कहीं कहीं आपको 27 फीट भी देखने के लिए मिलेगा। सरकारी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स में आपको 28 फीट ही देखने के लिए मिल रहा है, राइट। अष्ट धातु से निर्मित सबसे बड़ी विश्व की नटराज की प्रतिमा का अनावरण किया गया है भारत मंडपम के बाहर। आपको याद रखना है। सवाल किस तरीके से आएगा एग्जाम में, इस तरीके से आएगा, किस देश ने 18वें G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। विच कंट्री होस्टेड 18th G20 समिट। यहां पर डायरेक्ट नंबर देगा, ईयर नहीं देगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 18वां कहां हुआ है, 18वां हुआ है इंडिया में, ऑप्शन ई कर लीजिएगा, हो जाएगा इंडिया, राइट। इंडिया मतलब भारत, भारत अर्थात इंडिया, अभी ऑफिशियल नेम यही है, तो आपको पता होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, कहां अष्ट धातु से बनी 28 फीट ऊंची नटराज प्रतिमा स्थापित की गई है। वेयर हैज द 28 फीट हाई नटराज स्टैच्यू मेड ऑफ अष्ट धातु बीन इंस्टॉल्ड। मणिपुर, महाराष्ट्र, राजस्थान या नई दिल्ली उत्तर। तो अभी अभी मैंने बोला है नई दिल्ली इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है,
अगला पॉइंट, अब यहां पर आसियान शिखर सम्मेलन होने वाला था 43वां, कहां पर, इंडोनेशिया में भी कहां, जकार्ता में, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए हैं। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए हैं तो इसी को आप बोलेंगे इंडिया आसियान समिट, और उसका नंबर हो जाएगा 20वां इंडिया आसियान समिट, जो कि कहां हुआ, वहीं पर इंडोनेशिया जकार्ता में। आसियान के बारे में जानकारी, 1967 में इसकी स्थापना होती है, जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर हो जाता है। फुल फॉर्म भी आप याद रखेंगे, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। सवाल किस तरीके से आएगा, तो अभी आपको पता है कि इसके ऑफिशियल सदस्य कितने देश हैं, 10 देश ही इसके ऑफिशियल मेंबर कंट्री हैं। एक और सदस्य देश इसका घोषित किया जा चुका है, सैद्धांतिक रूप से इसको मंजूरी दी गई है, आपको यही बताना है उसका नाम क्या है। द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन आसियान हैज एग्रीड इन प्रिंसिपल टू एडमिट, नाम बताना है आपको देश का, एज द 11th मेंबर ऑफ द ग्रुपिंग ताइवान, ईस्ट तिमोर या तैमोर लिस्टे भी इसको बोला जाता है, जापान, मालदीव। उत्तर क्या होगा, तो आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। सवाल पहले पूछा जा चुका है आपके एग्जाम्स में। अब देखिए यहां पर बात की जा रही है कि 78th सेशन होने वाला है यूएन का, यूएन मतलब संयुक्त राष्ट्र का, उसके जनरल असेंबली मतलब महासभा का 18वां सत्र आयोजित हुआ है। और इसके जो हमारी पहली महिला स्थायी दूत के रूप में अपॉइंट हुई हैं, जिनका नाम हो जाता है रुचिरा कंबोज, तो ये नाम आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। साथ में ये नंबर 78th महासभा आयोजित हुई है, जनरल असेंबली आयोजित हुई है यूएन की, ये भी आपको याद रखना है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब बात होने वाली है इकोनॉमी सेक्शन से। क्या इकोनॉमी से रिलेटेड कोई जानकारी है हमारे पास, आइए देखते हैं। तो अभी अभी एसबीआई के द्वारा एक औरम नाम का प्रीमियम कार्ड किया गया है लॉन्च, और इसकी और भी कई सारी विशेषताओं को बढ़ा दिया गया है। किसके लिए, प्रीमियम वर्ग के लिए यहां पर ये लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, एसबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट, अब बात अवार्ड एंड ऑनर से, पुरस्कार व सम्मानों से अब हम बात करने वाले हैं। सभी लोग तैयार। अब देखिए इनका नाम हो जाता है सत्यजीत मजूमदार। इन्होंने उद्यमिता मतलब एंटरप्रेन्योरशिप से संबंधित बहुत ही सारे अच्छे काम किए, और जिसके कारण से इनको वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 23 से सम्मानित किया गया है, जिसके तहत इनको 1 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। राइट। नेक्स्ट, ये कौन है वर्तमान में, तो TISS मतलब टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के अंतर्गत एक स्कूल है, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, उसके डीन है। नेक्स्ट, अब देखिए यहां पर सवाल किस तरीके से पूछा जाएगा। उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 23 से किसे सम्मानित किया गया है। Who has been honored with the Dr. V.G. Patel Memorial Award 23 for promoting entrepreneurship? सत्यजीत मजूमदार, प्रियन सेन, रवि कन्नन या आशा भोसले। हर नाम चर्चा पे रहा है, हर नाम इंपॉर्टेंट है, हर नाम के बारे में क्लास में डिटेल में बात की गई है। यहां सिर्फ उत्तर के बारे में बात, ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। डन, यहां तक किसी को समस्या, दिक्कत, परेशानी तो नहीं। अब आपके सामने 2 तस्वीरें बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक हो जाती है प्रवीणा अंजना और एक हो जाती है प्रियन सेन। प्रियन सेन मिस अर्थ इंडिया है, इसके अलावा मिस इंटरनेशनल इंडिया के रूप में आपको प्रवीणा अंजना देखने के लिए मिलेंगी। राइट, प्रवीणा अंजना मिस इंटरनेशनल इंडिया, इसके अलावा मिस अर्थ इंडिया प्रियन सेन। कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए मैंने एक साथ लिख दिए हैं दोनों नाम। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, आप वहां से भी नोट कर सकते हैं। राइट। नेक्स्ट पॉइंट, अब ये जो तस्वीर है इसके लिए यहां पर वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है जैक जी को। राइट, जैक जी को अवार्ड दिया गया है वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर। इस तस्वीर के लिए आप तस्वीर भी देख सकते हैं ताकि आप चीजें याद करते रहें।
अब यहां पर बात स्कीम्स के बारे में होगी, कुछ योजनाएं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। एक स्कीम चलाई गई है यूजीसी के द्वारा, एक मिशन चलाया गया है जिसका नाम है मालवीय मिशन, जो कि मुख्य रूप से टीचर्स को प्रशिक्षण देने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए चलाया जा रहा है, राइट। अब देखते हैं सवाल किस तरीके से आएगा। आपको यह भी पता होना चाहिए ये कौन है, धर्मेंद्र प्रधान है, जो कि शिक्षा मंत्री हैं वर्तमान में, राइट, एजुकेशन मिनिस्टर हैं। ये है एम जगदीश कुमार, जो कि यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के वर्तमान अध्यक्ष हो जाते हैं। आते हैं सवाल देखते हैं क्या है आपके सामने। मालवीय मिशन की शुरुआत किस संस्था के द्वारा की गई है? मालवीय मिशन has been started by which organization? इसरो के द्वारा स्टार्ट किया गया है, डीआरडीओ के द्वारा स्टार्ट किया गया है, नीति आयोग के द्वारा स्टार्ट किया गया है, या यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो आप बोलेंगे ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, यहां पर एक और स्कीम, इस स्कीम में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के बारे में बात कही गई, राइट। तो कुल मिलाकर 9,400 करोड़ रुपए की ये योजना हो जाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, और यहां पर और भी कई सारी बातें लिखी हुई हैं, जैसे 400, यहां पर 9,400 करोड़ रुपए की योजना होने वाली है। 2030-31 तक में इसको पूरा किए जाने की बात कही गई है। किसके द्वारा? अनुराग ठाकुर जी के द्वारा। उनके द्वारा यह भी बोला गया कि जो 4000 मेगावाट का हम उत्पादन करने वाले हैं रिन्यूएबल एनर्जी से, राइट, तो ये जो हमारा पूरा बिजली का उत्पादन हो रहा है उसका 50% होगा। मतलब 2030 तक हम जितना भी एनर्जी का कंजप्शन करते हैं उसमें से रिन्यूएबल एनर्जी से, गैर जीवाश्म माध्यम से ही हम 50% एनर्जी प्राप्त कर लिया करेंगे, ऐसा बोलना है श्री अनुराग ठाकुर का, इसलिए भी यह बात महत्वपूर्ण हो जाती है। अब सवाल मिसलेनियस से, विविध सेक्शन से भी कुछ सवाल आपके सामने हैं, जैसे अश्विनी वैष्णव जी जो कि हमारे रेल मंत्री हो जाते हैं, उन्होंने गतिशक्ति यूनिवर्सिटी और एयरबस के बीच में एक टाई अप के लिए यहां पर घोषणा करी है, एक एमओयू साथ में साइन हुआ है। गतिशक्ति यूनिवर्सिटी, जिसको आप रेल विश्वविद्यालय भी बोलते हैं, ये कौन है? रेल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति मतलब चांसलर के रूप में भी इन्हीं को अपॉइंट किया गया है, क्योंकि ये रेल मिनिस्टर हैं, इसीलिए रेल विश्वविद्यालय के चांसलर कौन होंगे? यही होंगे, राइट। और ये जो साइन किया गया है, एयरबस जो कि एक कंपनी हो जाती है फ्रांस की, ये सिखाएगी, ट्रेनिंग देगी कुल मिलाकर किसको? गतिशक्ति विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स को। सवाल किस तरीके से आएगा? इस तरीके से आएगा, भारत का पहला राष्ट्रीय रेल और परिवहन विश्वविद्यालय कहां स्थापित है? सवाल पहले भी आ चुका है आपके एग्जाम्स में। Where has India's first national railway and transport university been established? आपको बताना है। अब देखिए इसका और भी एक नाम है, क्या है? रेल विश्वविद्यालय हमने पहले ही बोला है, नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट भी इसको ही बोला जाता है। 2018 में इसकी स्थापना की गई थी, वडोदरा गुजरात में इसका हेडक्वार्टर हो जाता है, राइट। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। यहां पर एक और साझेदारी, एक और यहां पर की गई, किसके साथ में? मेटा के साथ में। किसने? शिक्षा मंत्रालय ने। क्यों कही है? क्योंकि यहां पर डिजिटल मार्केटिंग के रूप में यहां पर स्किल सिखाना है स्टूडेंट्स को, इसलिए यहां पर किया गया है। कौन कौन सिखाए जाएंगे? स्टूडेंट्स को भी सिखाया जाएगा, टीचर्स को भी सिखाया जाएगा, और उद्यमियों को भी, मतलब एंटरप्रेन्योर्स को भी सिखाया जाएगा। मेटा के साथ साझेदारी की है, किसने की है? शिक्षा मंत्रालय मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने की है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के मुखिया कौन है? धर्मेंद्र प्रधान, बीच में आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सवाल किस तरीके से आएगा? हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने छात्रों, शिक्षकों और उद्यमियों को डिजिटल और मार्केटिंग कौशल प्रदान करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी शुरू की है? रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैड पार्टनर्ड with which company to provide digital and marketing skill to students, teacher and entrepreneurs? मेटा, ट्विटर, रिलायंस या टाटा? उत्तर क्या होगा? तो अभी अभी मैंने बताया है, फेसबुक जिसका पहले पुराना नाम था थ्रेड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अभी अभी इसी ने लॉन्च किया है, नाम क्या हो जाएगा? मेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यहां पर बात की जा रही है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने अभी अभी IAI मतलब इजराइल एरोस्पेस इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ में हाथ मिलाया है। किसने? BEL ने, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने। राइट। BEL की स्थापना कब? 1954 में की गई। यह भी आपको पता होना चाहिए। क्यों हाथ मिलाया है यह भी आपको पता होना चाहिए। तो कुल मिलाकर यहां पर बात की जा रही है शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? और ये नवरत्न कंपनी है, आपको यह भी पता होना चाहिए। BEL क्यों की गई है साझेदारी? शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को बनाने के लिए। अगला पॉइंट, शिक्षा गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, भारत भर में कक्षाओं की रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सॉफ्टवेयर दिग्गज कंपनी एडोबे के साथ किया है हस्ताक्षर, हाथ मिलाया है। यहां पर आपने देखा तीन हमने एजुकेशन मिनिस्ट्री के बारे में चीजें देखी। एक मेटा के साथ हाथ मिलाया गया था और यहां पर अब एडोब के साथ भी हाथ मिलाया जा रहा है। टू एनहेंस द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड प्रोमोट क्रिएटिविटी in classroom across India, the Union Ministry of Education has joined hands with software giant, इसका नाम हो जाएगा एडोबी। राइट। एडोबे के बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपने देखे होंगे मार्केट में। राइट। एडोबी प्रीमियर, एडोबी का फोटोशॉप आता है। राइट। बहुत सारे क्रिएटिव वाले सॉफ्टवेयर एडोब जनरेट करता है, जिसका आप कुछ इस प्रकार से देख पाएंगे यहां पर लोगो। राइट। आइकन। अब यहां पर अभी अभी एक देश एक चुनाव मतलब वन नेशन वन इलेक्शन, पूरे देश में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने की लगातार बातें चल रही हैं और इसीलिए यहां पर एक कमेटी बना दी गई है जिसकी अध्यक्षता करने वाले हैं हमारे पूर्व राष्ट्रपति, जिनका नाम हो जाता है रामनाथ कोविंद जी। और इस कमेटी में गृह मंत्री अमित शाह जी भी शामिल होंगे। कांग्रेस के लीडर लोकसभा अधीर रंजन चौधरी, खैर अधीर रंजन चौधरी जी ने फिलहाल मना कर दिया था कि मैं इस इस कमेटी में शामिल नहीं होऊंगा, लेकिन नाम उनका शामिल है। इसके अलावा राज्यसभा के गुलाम नबी आजाद जी भी इस पर शामिल होंगे। राइट। अगली बात करते हैं, सवाल किस तरीके से आएगा। एक देश एक चुनाव पर केंद्र सरकार ने बनाई है एक कमेटी। Who is not included in the committee formed by central government on one country one election? एक देश एक चुनाव पर जो कमेटी बनाई गई है केंद्र सरकार के द्वारा, उस पर कौन शामिल नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से? जस्टिस DY चंद्रचूड़, रामनाथ कोविंद जी, अमित शाह जी या अधीर रंजन चौधरी। तो अभी हमने ये तीनों नाम देखे हैं, एक ही ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा, जस्टिस DY चंद्रचूड़, ऑप्शन ए। राइट। तो ये था आखिरी सवाल। कुछ पॉइंट्स हैं जो डायरेक्ट वन लाइनर के रूप में आप याद रख सकते हैं। पर्यटन मंत्रालय ने मतलब टूरिज्म मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने कोलैबोरेशन किया है किसके साथ में? UN मतलब यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, और अनवील्ड किया है और उद्घाटन किया है, लॉन्च किया है किसको? G20 टूरिज्म एंड SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल डैशबोर्ड को। राइट। मिनिस्टर कौन है? किशन रेड्डी है, जिन्होंने ये लॉन्च किया है वर्चुअली, मतलब दूर से आभासी मीटिंग पर। राइट। ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। तो इस प्रकार से कुछ आपको यहां पर दृश्य देखने के लिए मिला था। अब यहां पर कुछ GI टैग भी प्रदान किए गए। GI टैग के लिए एक्ट आता है 1999 में, 1999 में, और पहला GI टैग प्रदान किया जाता है 2004 में दार्जिलिंग चाय को। तो ये भी आप याद रखेंगे, नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में। 2004 में दार्जिलिंग चाय को पहला GI टैग प्रदान किया गया था। अभी इसके बारे में क्यों चर्चा की जा रही है? क्योंकि सलेम सागो एक प्रकार का साबूदाना है जिसको GI टैग प्रदान किया गया है। कहां का है ये? तमिलनाडु का हो जाता है। तमिलनाडु का सलेम एक जिला हो जाता है, उससे ये संबंधित है। कुल मिलाकर ये एक साबूदाना है। नेक्स्ट, ओडिशा के 2 प्रोडक्ट हो जाते हैं। एक काला चावल आप देख पा रहे होंगे और यहां पर कुछ महिलाएं आपको शॉल बिनती हुई दिखाई दे रही हैं। रायगढ़ शॉल हो जाता है ये,
और काला जीरा चावल हो जाता है, जिसे चावल का राजकुमार भी कहा जाता है, राइट। तो इनको भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। उड़ीसा के ये प्रोडक्ट हो जाते हैं और ऊपर सालेम सागो आपको तमिलनाडु का प्रोडक्ट देखने के लिए मिलेगा, राइट। अब यही रही आपकी पूरी क्लास। उम्मीद है आपने हर एक पॉइंट अच्छे से सुना होगा, कोई भी डाउट आपको नहीं होगा यहां तक, राइट। अगले हफ्ते फिर से इसी तरीके की हम क्लास लाएंगे। वीकली करंट अफेयर आपका जारी रहेगा, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आपको बताना है अभी तक जितने सवाल हुए हैं, 31 क्वेश्चन हुए हैं, आपने कितने सवालों के सही जवाब दिए हैं, राइट। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, राइट। अब देखिए यहां पर जो सवाल है होमवर्क का सवाल है, तो मैं उम्मीद करूंगा हर एक बच्चा इसका सही आंसर करेगा। पीडीएफ कहां मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल किस नाम से है? जिस नाम से आप अभी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, एसएससी खान ग्लोबल स्टडीज, यही नाम आपको टाइप कर देना है टेलीग्राम में भी, या लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तैयारी करते रहिए, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन लेना ही आपका काम है। बाकी जितनी मोह माया है सिलेक्शन तक, उनसे थोड़ा दूरी बनाकर रखिए, राइट। हाल ही में मिस इंडिया इंटरनेशनल 2023 का खिताब किसने जीता है आपको बताना है। रिसेंटली हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ मिस इंडिया इंटरनेशनल 2023? प्रियन सेन, प्रवीणा अंजना, नंदिनी गुप्ता, शरगम कौशल। सही उत्तर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। साथ में जो और भी ऑप्शन है आपके लिए हर एक नाम इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो हर नाम के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो पढ़िएगा, सबके बारे में सर्च करिएगा और हर नाम के बारे में आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। हमारी मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।